हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल के लेक्चर में हमने आपकी नई यूनिट स्टार्ट की थी फ्लूइड। फ्लूइड में कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखे थे, विच इज सम टॉपिक इज द सरफेस टेंशन एंड द सम डेरिवेशंस लाइक हाँ एक्सिस प्रेशर इन द स्पेरिकल ड्रॉप इन अ लिक्विड। और सेम प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि आप इसी प्रॉब्लम को करना, बट 2 से मल्टीप्लाई करके आप क्या करना है, सॉ बबल का भी निकाल के लाना। ठीक है, तो डेरिवेशन इज सेम, बट व्हेन दे कॉल द सोप बबल, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोप बबल इज अ डबल फिल्म ऑफ द लिक्विड, यानी चेंज इन द एरिया इज द ट्वाइस, डबल एरिया चेंज होगा, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर जो रिलेशन निकल के आएगा होगा 40/r। तो पिछली अभी अपने सरफेस टेंशन पढ़ा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, अगर कोई करना चाहे मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिगर मेथड है। जिगर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करते हैं, बट इट्स ऑल्सो अ प्रैक्टिकली मेथड। सो if you want then you can do it. Okay, the Ziegler method is the important method, but now we have not discussed the Ziegler method. Now we forward to the next topic. Now today is the topic viscosity. हिंदी में कहें तो श्यानता। ये टॉपिक भी आपने क्लास 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मैं डायरेक्ट विस्कोसिटी से शुरू कर रहा हूँ। मैं इसका पीछे भी कुछ पोर्शन छोड़ के चल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या छोड़ रहा हूँ। एक ही चीज़ छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा छोड़ रहा हूँ। इसमें आपको ये टॉपिक जो कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको बर्नौली थ्योरम करना है। बर्नौली थ्योरम 11th स्टैंडर्ड में पढ़िए। सबसे पहले बर्नौली थ्योरम क्या थी उसको लिखिए, उसका प्रूफ करिए पूरा एज इट इज समझ के, ठीक है, वो इसमें करना है। उसके बाद हम विस्कोसिटी पे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विस्कोसिटी समझिए। विस्कोसिटी है क्या? श्यानता। श्यानता का पहले समझिए गाढ़ापन, लिक्विड का गाढ़ापन ही श्यानता होती है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। जैसे हम कहें कि पानी और हनी यानी शहद, तो इसमें किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी? तो हम कहेंगे कि शहद की, बिकॉज द force between the layer of the liquid is a very high compared to the liquid in the honey. तो शहद अगर हम देखें जो उसकी लेयर्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको वो ज़्यादा है बहुत लिक्विड के सामने, इसलिए शहद की जो क्षमता होगी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये बात और देखिए कि डिफाइन कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखिए कैसे क्षमता है, एक हिसाब से डिस्कस फोर्स ये कि फोर्स ही है हिसाब से कैसे। देखिए जब पानी या लिक्विड कोई बहता है तो हम एक्चुअली हमें तो एक ही लगता है कि एक ही जा रहा है, बट होता क्या है कि उसको लेयर में लेयर्स होती है वाटर की। मैं कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा आपको एक डायग्राम से। तो डायग्राम देखिए, जैसे लेयर है, ये पानी बह रहा है, ये उसकी लेयर है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर सबसे ऊपर, वो बहुत आगे होती है, वो सबसे आगे वही होती है अपर लेयर। फिर उस लेयर पीछे 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 करते करते इस तरह से लेयर्स होती है, इस ऐसे। तो लिक्विड क्या चाहता है, ये नीचे वाली जो लेयर है, अपने से नीचे लेयर जो होती है वो ऊपर वाली लेयर से आगे निकलना चाहती है। तो आगे निकलने के लिए क्या होगा, वो पिछले वाले ऊपर वाली लेयर को ड्रैग करेगी पीछे की तरफ को, मतलब पीछे को खींचेगी ताकि वो पीछे जाए, आगे निकले। तो नीचे वाली जो लेयर है वो ऊपर वाली लेयर पे F1 फोर्स लगाएगी, F1 फोर्स। वो F1 फोर्स पीछे की तरफ होगा। तो किस तरफ होगा? पीछे की तरफ होगा, यानी ये इसके साथ एक नाइंसाफी कर रहे हैं ताकि वो आगे निकल जाए। बट इसी चांस में जितना फोर्स अभी नीचे की अपन इस वाली लेयर ने ऊपर पे लगाया बैक साइड को, तो जो ऊपर की लेयर होती है वो सेम इतना ही फोर्स F2 विच इज इक्वल टू F1, जो F1 के बराबर है, वो नीचे वाली लेयर पे लगाती है। इक्वल फोर्स लगाती है, जितना उसको पीछे को धकेलने के लगाती है उसको आगे को धकेलने के लिए लगाती है, उतना ही फोर्स। तो दोनों फोर्स इक्वल होने से रिलेटिव मोशन समाप्त हो जाता है, लिक्विड रुकने की चांस में आ जाता है। तो यही जो आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही कि एक क्या हो रहा है कि एक लिक्विड अपने आप ही एक ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब जो लिक्विड अपने आप ही उस चीज का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब कि उस चीज को मतलब कि क्या करने जा रहा है, रिलेट अपोजिट कर रहा है, अपोजिट टू इट्स मोशन, अपने मोशन को ही अपने आप में ही क्या कर रहा है, कम ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। इस वाली प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, यानी क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो समझिए डेफिनेशन देखिए, the property of a liquid owing to which it opposes the relative motion
रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स वेरियस इज कॉल्ड विस्कोसिटी, यानी कि लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ही अपेक्षिक वेग का विरोध करता है वही क्षमता है, वही क्या है, विस्कोसिटी है। ठीक है, इज अ डेफिनेशन ओनली द नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ इंपॉर्टेंट भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन का श्यानता का नियम, हिंदी में भी आपको बताया जा रहा है न्यूटन का श्यानता का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ ये भी आ सकता है पेपर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक से आप क्या समझते हो? तो श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो न्यूटन्स लॉ में ही निकलेगा। कैसे निकलेगा देख लीजिए। न्यूटन ने क्या लॉ दिया था समझिए, ये दे रहा है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई प्लेन है OX, इसके ऊपर लिक्विड बह रहा है, मान लीजिए लिक्विड की एक लेयर है AB और दूसरी लेयर है CD, क्योंकि ये वाली लेयर नीचे तो इसका वेलोसिटी थोड़ी कम होगी और ऊपर वाली लेयर आगे तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया विस्कोसिटी में होता ही है। मान लीजिए जो नीचे वाली लेयर है उसका जो डिस्टेंस है वो y है और जो ऊपर की लेयर है उसके बीच में जो गैप है, छोटा सा गैप, ये क्या dy, इतना गैप के बाद ऊपर की लेयर है, इसकी वेलोसिटी v है नीचे वाले की वेलोसिटी कितनी मान रहे हैं v, क्लियर, और ऊपर वाले की वेलोसिटी कितनी होगी फिर v प्लस dv। अब नाउ एक नई चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर हम ऊपर वाली लेयर का डिस्टेंस निकालें ये, तो ये कितना आएगा y प्लस dy, क्लियर होगी बात, ये कितना होगा y प्लस dy, ऊपर वाली लेयर में इतना क्या है dy है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा y प्लस dy। मैं यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ, vg, इसको समझिए अब ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, हिंदी में बोले तो वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि दूरी के साथ किसी ऑब्जेक्ट के वेग में कितना चेंज आ रहा है वही उसकी वेलोसिटी की ग्रेडियंट होती है, प्रवणता होती है, यानी वेग प्रवणता। तो कैसे निकालते, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट बेटा, फाइनल अगर हम देखें वेलोसिटी कितनी है ऊपर v प्लस dv फाइनल है, माइनस v एंड डिस्टेंस ऊपर क्या है y प्लस dy एंड माइनस y, क्लियर, इस v से v कैंसिल एंड y से y कैंसिल, यू विल गेट dv ओवर dy, क्लियर होगा, dv ओवर dy, ये क्या है, ये क्या है, वेग परिवर्तन बटे डिस्टेंस, अपॉन में डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी के साथ वेग में कितना चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वही क्या है आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से आया, इसको समझ के रखना। आप देखिए जरा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन ने जो लॉ दिया है बेटा विस्कोसिटी का, वो है क्या दिया उसने, न्यूटन ने लॉ दिया इस फोर्स के लिए, जो F फोर्स है। अब जरा एक बात और बता दूं आपको, जब लेयर आगे चलती है तो ये नीचे वाली लेयर इसको पीछे धकेलने के लिए फोर्स लगाती है और ऊपर वाली इसको आगे धकेलने के लिए फोर्स लगाती है। ये जो फोर्स यहाँ पे लगता है बेटा, ये जो बल यहाँ पर लग रहा है लेयर्स के बीच में, द्रव की परतों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स का हिंदी में बोले तो श्यान बल। क्या बोलते हैं, श्यान बल। तो जो लिक्विड की लेयर के बीच में श्यान बल लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने अपना लॉ दिया। ठीक है, वो न्यूटन लॉ समझिए क्या था, देखिए जरा। अब यहाँ से न्यूटन लॉ लिखेंगे, ये डायग्राम भी आप चाहें तो न्यूटन लॉ में बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ बना सकते हैं, इसको ऊपर डायग्राम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स, देखिए विस्कस फोर्स आ गया, द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स F ऑन द प्लेन ऑफ अ लिक्विड। और प्लेन यहाँ पे क्या है लिक्विड का, अगर देखिए बेटा, अगर प्लेन हमने क्या प्लेन मानना है, OX माना, तो आप डायग्राम भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द प्लेन OX, ऑन द प्लेन OX ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि लिक्विड के प्लेन के ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न चीजों पर निर्भर करता है। देखिए किस किस चीज पर, नंबर 1, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ प्लेन। उस प्लेन का एरिया कितना है, कितना क्षेत्रफल है जिस प्लेन पे लिक्विड बह रहा है, उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल, यानी F प्रोपोर्शनल A। क्लियर होगी बात। दूसरा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब आप सोचते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेग प्रवणता। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगी, F प्रोपोर्शनल dv ओवर dy। तो ये dv ओवर dy यहां से आया बेटा निकल के, क्लियर। तो आप इसको चाहे तो डायग्राम को बना के साइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट को पहले समझा सकते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कंबाइंड
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बेटा अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस ये आएगी dv/dy। क्लियर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आप जानते हैं वैसे कांस्टेंट आता है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहां पर एक नया कांस्टेंट आपके सामने आता हुआ विच इज ईटा, विच इज ईटा। which is eta. And what is eta? What is eta? Where, तो यहां से फाइनली फॉर्मूला जो बनेगा न्यूटन लॉ का क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू ईटा। इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकालेंगे, उसमें काम आएगा ये फॉर्मूला, उसके बिना डेरिवेशन नहीं हुआ, और वो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटा इज कॉल्ड, ईटा जो है इसको कहते हैं, यही जो आपको डेफिनेशन में दिया था, क्या डिफाइन करना था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं इसको, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक। तो वेरी इंपॉर्टेंट लो न्यूटन लॉ विस्कोसिटी। ए क्या है, ए तो एरिया हो गया, एंड डीवी बाई डी का आपका क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे कभी कभी एक बार एक्चुअली अब आपके पास थोड़ा ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं जैसे एमसीक्यू, तो मैं इस ईटा के यूनिट के बारे में बात करते हैं कि यूनिट क्या होगा भाई ईटा की। ठीक है, ईटा की यूनिट देख लेते हैं जरा, इसका मात्रा यूनिट ऑफ ईटा, यानी ईटा का मात्रा बेटा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले ईटा की वैल्यू निकालिए, यहाँ से क्या बनेगी, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए एंड डीवी ओवर डी, ये बना। तो यूनिट देखिए कैसे निकालेंगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट हो गया आपकी मीटर स्क्वायर अगर मीटर ले, और डीवी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड, और इनटू नीचे से ऑलरेडी डीवाई है तो ये क्या आ जाएगा, मीटर। क्लियर। तो यहां से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगी यहां से न्यूटन, और मीटर स्क्वायर को बेटा ऊपर ले जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स 2 एंड सेकंड, क्योंकि सेकंड तो ऑलरेडी ऊपर गया तो नो प्रॉब्लम। तो यहां से जो यूनिट आई निकलकर वो कितनी आई बेटा, न्यूटन, चलो ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, न्यूटन इनटू सेकंड और पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा इसकी डायमेंशन निकाल ली, डायमेंशन का मतलब वीमा, ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ईटा की डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन मतलब वीमा, तो फोर्स की चाहे आप इससे निकाल लो, न्यूटन मतलब मीटर, बल की वीमा क्या होती है बेटा, mlt - 2, और अपॉन में क्या इनटू क्या, सेकंड की वीमा क्या होती है, t टाइम, और मीटर स्क्वायर की क्या होगी, एल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा भी सोल्व करेंगे बेटा, तो देखिए एल ये पावर 1 है तो 1 - 2 इज द m l - 1, और 1 पावर इसमें तो ऐड हो जाएगी, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, t - 1। तो बेटा ये होगी इसकी डायमेंशन ईटा की, और ये होगा इसका यूनिट न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दोनों चीज आपके सामने आ गई। ईटा की, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है किसी भी लिक्विड का, उसको निकालने के कई मेथड हैं, वो एग्जाम में प्रैक्टिकल मेथड भी पूछता है पेपर में। एक मेथड आपको समझाऊंगा, एक आध मेथड, ठीक है, पॉइजनस इक्वेशन से। उसके लिए पहले हमें डिराइव करनी पड़ेगी पॉइजनस इक्वेशन। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन पर चल रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं। उस इक्वेशन के बिना तो मतलब ये कह लो कि यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो मतलब उसके बिना तो हो ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन ना है, मतलब वो क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से फ्रेम करेगा पॉइजनस इक्वेशन से। ये लो भी वहीं से कनेक्ट हो जाता है, वहीं जाके कनेक्ट हो जाता है। तो अब हम डिराइव करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसका नाम है पॉइजनस इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमने भी पढ़ा f इक्वल टू ईटा a dv बाई dx, dv बाई यहाँ पे y जो डिस्टेंस वो x लेंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो डिराइव करते हैं नई इक्वेशन, पॉजिटिव इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है हम डिराइव करने जा रहे हैं, इसका नाम है पॉइजनस इक्वेशन। ठीक है, यानी पॉइजनस ने क्या इक्वेशन दी थी आपको मैं बता दूं कि किसी कैपिलरी ट्यूब से पर सेकंड में 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी का बाहर निकलेगा लिक्विड का, उसके लिए पॉइजनस ने फार्मूला निकाला है Q इक्वल टू समथिंग जो भी। तो आपके पास डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वाज टू यूज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम पर सेकंड थ्रू द ट्यूब, यानी कि किसी ट्यूब से पर सेकंड कितना वॉल्यूम निकल रहा
लिक्विड का, उसका फॉर्मूला निकालो, तो उसका फॉर्मूला ही पॉइजलिस का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो यानी हमें इसमें से पॉइजलिस की इक्वेशन का निकालने का मतलब है हमें वो वॉल्यूम निकालना है जो पर सेकंड फ्लो हो रहा है किससे, ट्यूब से। देखिए क्वेश्चन है डिड्यूस द पॉइजलिस फॉर्मूला, यानी पॉइजली का समीकरण ज्ञात कीजिए ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब। एक यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब, यूनिफॉर्म का मतलब सभी जगह से एक जैसी हो, कहीं से मतलब कि कम ज़्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है, तो उससे जो है पॉइजलिस फॉर्मूला निकालिए लिक्विड के लिए। तो देखो पॉइजलिस फॉर्मूला निकालने से पहले आपको बता दूं ये काम आपको करना पड़ेगा, जिसने पहले बताया जा रहा है आपको। पॉइजलिस ने फॉर्मूला निकालने से पहले कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखी थी, यानी कुछ कंडीशन मान के वो फॉर्मूला निकाला गया है, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐसे नहीं निकालना है। पॉइजलिस ने 4 एजम्पशन किए हैं, वो 4 एजम्पशन उसमें माने जाएंगे, वो 4 एजम्पशन होने पर ही वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर एक भी एजम्पशन उसमें नहीं लागू होता तो वो फॉर्मूला मिसबिहेव कर सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बेटे 4 पॉइंट। पॉइजलिस मेड द फॉलोइंग एजम्पशन, सबसे पहले पॉइजलिस ने 4 एजम्पशन माने, कल्पनाएं की। नंबर 1, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, यानी कि जो फ्लो है पानी का वो स्ट्रीमलाइन है, धारा रेखीय प्रवाह है और ट्यूब के समांतर, यानी कि जो नली आपने ली है उसके क्या है, अक्ष के समांतर चल रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। नंबर 2, इसका ज्यादा रोल नहीं है। There is no acceleration of the liquid at any point, steady motion, यानी कि द्रव में किसी भी बिंदु पर त्वरण नहीं है। त्वरण नहीं होने का मतलब, एक्सीलरेशन नहीं होने का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि इसी को बोलते हैं स्टेडी मोशन। स्टेडी मोशन क्या होता है कि जब लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेशन में कोई वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए तो उसको बोलते हैं स्टेडी मोशन। तो यानी कि एक्सीलरेशन नहीं बदलना चाहिए, तो एक्सीलरेशन अगर नहीं होगा वेलोसिटी के अंदर तो वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी कि वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि पहले पानी बहुत तेज आया फिर कम हो गया तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, तब पॉइजलिस का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो दूसरा एग्जांपशन ये है भाई। तीसरा देखिए, द प्रेशर ओवर एनी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि दोनों सिरों, कोई सा भी सिरा ले लेकर हम नली का, या पहला सिरा ले चाहे दूसरा सिरा ले, उस पर जो दाब है P प्रेशर, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट, यानी ऐसा नहीं उस तरफ दाब ज्यादा है इस तरफ दाब कम है तो पॉइजलिस का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। पॉइजलिस का फॉर्मूला तब लागू करेंगे जब दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, इसी से फॉर्मूला निकलेगा, द लिक्विड इन कांटेक्ट विद वॉल, यानी कि जो दीवार है नली की, जैसे नली के अंदर जो वॉल है इसकी वॉल, द लिक्विड इन कांटेक्ट विद वॉल, यानी जब लिक्विड वॉल के कांटेक्ट में आता है, वॉल का कांटेक्ट मतलब उसके सरफेस पे चिपक जाता है ऊपर जाकर लिक्विड वॉल, सो ऑफ द वॉल, सो द लिक्विड द क्या लिखा है इसमें, हाँ, वॉल ऑफ द लिक्विड या ट्यूब इज एट रेस्ट, यानी कि जब लिक्विड द लिक्विड इन कांटेक्ट विद वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज एट रेस्ट, यानी जब लिक्विड वॉल के कांटेक्ट में आता है, दीवार के कांटेक्ट में आता है तो वो रुका हुआ माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात, रुका हुआ माना जाएगा मतलब अगर वो वॉल के कांटेक्ट में आ गया तो उसकी वेलोसिटी 0, क्लियर होगी बात। तो ये 4 एजम्पशन पॉइजलिस ने किए। अब इसका डायग्राम बना के इसका फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, अब डेरिवेशन निकाल देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले आप डायग्राम को समझिए। हमने एक कैपिलरी ट्यूब ली है, नली ली है सिलेंड्रिकल, इसकी लेंथ है बेटा L, इसकी लंबाई L है और उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी है A है, सॉरी A। इसके अंदर हमने कोएक्सियल 2 सिलेंडर एज्यूम करे हैं, कोएक्सियल मतलब जिनकी एक्सिस एक जैसी हो। एक सिलेंडर हमने छोटा वाला सिलेंडर बनाया इसके अंदर, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, छोटा वाला सिलेंडर स्मॉल r। एक बड़े वाला सिलेंडर बनाया है जिसकी रेडियस है स्मॉल r प्लस dr, जैसे मतलब कि लेयर लेते हैं लिक्विड की, ऊपर लेयर नीचे की लेयर। यहाँ पे हमने क्योंकि फ्लो सिलेंड्रिकल है तो इसलिए सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखिए सारा जो फॉर्मूला डिराइव होगा, हमने यहाँ पे लेट अस कंसीडर हॉरिजॉन्टल, लेट अस कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ, माना एक क्षैतिज नली है जिसकी लंबाई L है एंड रेडियस A, जितना उसकी त्रिज्या कितनी है A है। लेट द कांस्टेंट प्रेशर इज P, यानी इस पे जो प्रेशर लग रहा है P लग रहा है, ये कहीं पे भी निकाल दे P प्रेशर, क्योंकि पॉइजलिस ने माना है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल A, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इज कैपिटल A, एंड Q इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड Q इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द ट्यूब, यानी कि Q जो है उस वॉल्यूम ट्यूब से पर सेकंड निकलने वाला वॉल्यूम, और Q के लिए हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो बिना देर के निकालते हैं फॉर्मूला। देखिए बाय न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एक्चुअली मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था न्यूटन लॉ का, उस वाले फॉर्मूले में एक चीज और समझा दी आपको। दरअसल ये जो dv/dx होता है नेगेटिव में होता है बेटा,
क्योंकि जब फोर्स जो लगता है, एक्चुअली फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि फोर्स क्यों नेगेटिव आता है, लेयर तो आगे जाना चाह रही है लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ का नहीं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए F इक्वल टू जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में लेते हैं बेटा। फॉर्मूले में हमने पॉजिटिव लिखा, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेरिवेशन में उस चीज का ध्यान रखा जाएगा बेटा। तो क्या था न्यूटन लॉ, F इक्वल टू ये बताया था ना, ईटा ए and what is the A is the cross section area, dv over dy था, क्योंकि बीच का डिस्टेंस वहां पे y था, यहाँ पे बीच का डिस्टेंस कितना है r, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस है बेटा r, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस है r प्लस dr, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट निकलेगी ऊपर वाले सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी होगी v प्लस dv, तो dv में से घटेगा v, तो v से भी कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा d, और नीचे r प्लस dr में से घटेगा r, तो नीचे आ जाएगा dr, तो F इक्वल टू बन गया ईटा a dv भी आ गया। ये वैल्यू किसमें होगी बेटा, माइनस में, क्योंकि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी की, ठीक है। अब अगर देखें ये सिलेंडर जो अंदर बन रहा है, इसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा सिलेंडर का, अगर आपको याद आपने पढ़ा 2 पाई r h होता है हाइट, लेकिन यहाँ पे हाइट कितनी है l है, तो वैल्यू लगा लीजिए F इक्वल टू माइनस ईटा 2 पाई r l एंड dv ओवर dr, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट देखिए इतना प्रेशर, इतना फोर्स लग रहा है बेटा उसके ऊपर, इतना फोर्स लग रहा है सिलेंडर के ऊपर अंदर वाले के, बट देखिए P इज द कांस्टेंट प्रेशर, P इज कांस्टेंट प्रेशर, अगर उस पे P जो है निश्चित दाब है तो प्रेशर कितना होगा उस पे बताइए। आपको एक फॉर्मूला पढ़ा अगर आपने, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि सपोज मैं इस पे प्रेशर निकालना, इस पे प्रेशर, तो प्रेशर के लिए ऊपर का या नीचे का एरिया रखेंगे, बीच वाला एरिया नहीं देखते बेटा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है बताओ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, इस वाले सिलेंडर का नीचे का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ गई, P इंटू पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों वैल्यू F की है, तो दोनों वैल्यू सेम हो सकती है बेटा, यहाँ से इंटू ले सकते हैं सेम, तो यहाँ से देखिए इतना उतारने के बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन सेम करने पर क्या बनेगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ईटा 2 पाई आर एल dv बाई dr, क्लियर, dv बाई dr हो गया, यहां से dv निकाल लीजिए, r से तो r कट जाएगा, पहले r से r काट दीजिए, r से r कट गया, और यहाँ पे देखिए पाई से तो कट गया पाई, r से कट गया, एक r से बचा p इंटू r इक्वल टू माइनस ईटा 2 l dv बाई dr, तो यहाँ से r वाला पोर्शन इस तरफ लाइए बेटा, यहाँ से सिर्फ dv छोड़ दीजिए, dv इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से जरा dv की वैल्यू निकालिए, dv अकेला आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगी पहले, यहाँ से तो ये बनेगा माइनस p r d r अपॉन 2 ईटा l, ये बन जाएगा, बन सकता है, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं जरा, माइनस p अपॉन 2 ईटा l r d r। अब दरअसल देखिए यहाँ पे हमें ये v निकालना है, और ये बन गया dv बाई dr वाला कॉस्ट फॉर्मूला बन गया यहाँ पे कि dv बाई dr, तो dv कैसे हटेगा, अगर आपको बताओ d हटाना है तो क्या करना है, तो नॉर्मली क्या करेंगे, d हटाना है, ये r dr है, आपको पता है ये v कैसे हटेगा, इंटीग्रेशन से हटेगा बेटा, किससे हटेगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दो बेटा इसको, तो इंटीग्रेट कर दो बेटा विदाउट लिमिट, लिमिट कुछ नहीं दे रहे आप, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये तो कांस्टेंट है इसको तो बाहर रहने दो, माइनस 2 ईटा l, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल r dr, तो इंटीग्रेशन करो, dv का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, v इक्वल टू माइनस p 2 ईटा l, r dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा r स्क्वायर अपॉन 12 प्लस कांस्टेंट लेंगे c, एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे c। अब कांस्टेंट निकालना, भाई कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, देखिए कुछ कंडीशन दी हो आपको इनिशियल, जैसे आपको x की वैल्यू दी हो, y दिया हो, ऐसे निकालते थे आप जैसे कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए जरा, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे कंडीशन है अगर ये वैल्यू r है भी और ये बढ़ के r प्लस डी आ जाएगी तब भी लिक्विड चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ आएगा तब भी चलता रहेगा, यहाँ आएगा तब भी, लेकिन उसने एक कंडीशन दी थी पॉइजनस इक्वेशन में लास्ट में, द फ्लो ऑफ लिक्विड एज्यूम टू बी रेस्ट
एट द वॉल, यानी जब द्रव दीवार के नजदीक पहुंच जाएगा तो वहां पे उसको रुका हुआ माना जाएगा। लिक्विड एट रेस्ट, फोर्थ पॉइंट। तो अगर रेडियस बढ़ती 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 यहां पहुंच गई, यानी आर किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। अगर आर इक्वल टू ए हो गया, आर की वैल्यू अगर ए हो जाए तो होगा क्या, होगा क्या, आर की वैल्यू ए होने से लिक्विड यहां पहुंच जाएगा, और यहां क्या है, वॉल, वॉल पे तो लिक्विड रुक जाएगा। तो यहां पहुंचते ही वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी जीरो। यहां वैल्यू लगा दीजिए जरा, v की वैल्यू जीरो लगा दीजिए, और r की जगह कितना लगेगा, एक्चुअली दरअसल आज का बैठो, हाँ तो ये 2 टू 4 कर लिया, चलो नो प्रॉब्लम, 2 टू इसको 4 कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 ईटा एल ए स्क्वायर प्लस सी, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई जरा देखिए, तो प्लस हो जाएगा इधर आगे, पी ए स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल, ये आ गया आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट को ऊपर लगा दीजिए। नाउ v इक्वल टू माइनस पी अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल। यहां से कांस्टेंट वैल्यू लीजिए जरा, कांस्टेंट क्या बच रहा है, p कॉमन है यहां से, 4 ईटा एल भी कॉमन है, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी आई वेलोसिटी बेटा, ये क्या आ गई, वेलोसिटी। अब हमें निकालना है सिर्फ वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमने इसका सारा क्लियर देख लिया, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड थ्रो ट्यूब। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, हम जो फॉर्मूला यहाँ पे वॉल्यूम क्या ले रहे हैं बेटा, क्यू ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं। तो पूरा वॉल्यूम तो एक साथ नहीं निकाल सकते, थोड़ा पहले इसको देखते हैं वैल्यू क्या बनती है, फिर इंटीग्रेशन करके पूरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है कि नॉर्मल फॉर्मूला एरिया इनटू हाइट, नॉर्मल फॉर्मूला, किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, यानी उसकी हाइट या उसकी लेंथ। ये अगर हम नॉर्मल किसी चीज का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो एरिया इनटू डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब वो कह रहा है कि पर सेकंड, अच्छा एक सेकंड में डिस्टेंस कितनी होती है जरा बताना। देखो यहाँ देखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, जरा ध्यान मेरी बात पे। तो अगर t की वैल्यू 1 ले ले, तो t की वैल्यू 1 ले ले, पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्लियर होगी बात। तो a वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिएगा, d की जगह तो वेलोसिटी काम कर जाएगी, v इनटू, अब एरिया क्या चाहिए, एरिया। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का भी एक बेसिक फॉर्मूला देखो जरा क्या होता है, अगर आपको याद हो एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, देखो एरिया जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, पैरामीटर इनटू हाइट, किसी चीज का पैरामीटर और उसकी हाइट, ठीक है। तो पैरामीटर इनटू हाइट की अगर बात, जैसे आपने 2 पाई आर एल लिखा था बेटा, इसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस हो गया, यानी उसका पैरामीटर परिधि, पैरामीटर भी बोलते हैं इसको, और इनटू इसकी लेंथ। तो एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है पैरामीटर इनटू हाइट। तो यहां पर आप जरा ध्यान दें, यहां पे सिलेंडर है, सिलेंडर का नीचे जो वैल्यू बन रही है गोल, इसका पैरामीटर कितना होगा, इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर, क्लियर। और यहां से अगर हम देखें जो थिकनेस है इसकी, जो जिसके बीच में वॉल्यूम निकालना चाह रही है, ये कितनी है बेटा, डी आर, ये कितनी है बेटा, डी आर। तो ये वैल्यू हो जाएगी डी आर, इसकी हाइट, मतलब कहने का मतलब कि इसकी मोटाई, जिसको कहते हैं थिकनेस, मोटाई, हाइट, चौड़ाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये इसका वॉल्यूम। जरा इसको अगर आप समझ ले तो बस हो गया काम, फिर कुछ नहीं बचा इसमें। ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इक्वल टू v इनटू t, t की वैल्यू यहाँ पे 1 है, पर सेकंड बोल रहा है क्योंकि 1 सेकंड मतलब, और तो डिस्टेंस की जगह तो काम कर जाएगा वेलोसिटी, और ये होगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला चूंकि a इक्वल टू होगा 2 पाई r dr, इस सिलेंडर का एरिया जो अंदर वाला है, इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई r dr। तो dq इक्वल टू v, v की वैल्यू को लगा दीजिए बेटा यहाँ, p अपॉन 4 ईटा l a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2 पाई r dr, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2 से तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, कुछ और तो कैंसिल होने के लिए नहीं बचा, इसको पाई को आउटसाइड ले लीजिए बेटा, तो ये जगह पाई p अपॉन 2 ईटा l, और r का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर r माइनस r क्यूब dr। अब जरा आप ध्यान दीजिए,
मुझे यहाँ से क्यू निकालना, क्या निकालना, क्यू, और यहाँ से डी आर हटाना, तो कैसे हटेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट जो भी लगाया था, इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट, लेकिन इस बार इंटीग्रेशन एक फिक्स वैल्यू के बीच होगा, कहाँ से कहाँ तक का आपको वॉल्यूम निकालना, मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना, 0 से a तक, मतलब कि कितना वॉल्यूम चाहिए, 0 to a, इंटीग्रेट द इक्वेशन बिटवीन 0 to a और 0 के बीच में इंटीग्रेशन कर दो, क्यों, क्योंकि लास्ट लिमिट कितनी है बेटा, a तक जा सकता है, इसलिए वॉल्यूम उससे ज्यादा नहीं जा सकता, इसके बीच में रहेगा ना, तो डी क्यू का तो हो जाएगा, क्यू डी से डी हट जाएगा, मतलब ऐसे समझो क्यू इक्वल टू पाई पी अपॉन 2 ईटा एल, तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन 0 to a स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन करिए बेटा, फॉर्मूला बस आने वाला है, पाई पी अपॉन 2 ईटा एल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a स्क्वायर आर का, आर का तो हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर क्यूब का कितना होगा, आर पावर 4 अपॉन 4, एंड लिमिट 0 to a, लगाइए जरा इसमें लिमिट, तो पाई पी अपॉन 2 ईटा एल, अपर लिमिट लगाएंगे, आर की जगह a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, व्हाट इज a पावर 4, और यहां पर भी a पावर 4, ये तो हो गया अपर लिमिट। जब आप नीचे की लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा, देखो क्योंकि दोनों में आर आ रहा, आर की वैल्यू 0, नीचे वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए, दोनों में a पावर 4 है, a पावर 4 है ना, तो नीचे एलसीएम ले लो 4, एलसीएम कितना आ गया 4, 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a पावर 4 और माइनस a पावर 4, क्योंकि इसका तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा पाई p अपॉन 2 ईटा l, ऊपर बचेगा a पावर 4 अपॉन 4, इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करें तो ये बनेगा पाई p a पावर 4 अपॉन 8 ईटा l, तो ये आपके सामने आता हुआ पॉइजलीज का फॉर्मूला, दिस इज नाउन एज, दिस इज कॉल्ड पॉइजली फॉर्मूला, और इसी को बोलते हैं पॉइजली इक्वेशन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, पॉइजली इक्वेशन आएगा पेपर में कि पॉइजली की समीकरण निकाल लो या फॉर्मूला निकाल लो, दोनों चीज यही है, क्यू इक्वल टू पाई पी a पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में पूछना पूरे चांस है इसके, विदाउट तो मतलब एक क्वेश्चन पेपर यहाँ से डिजाइन ऐसा हो नहीं सकता। कल इसका एक एप्लीकेशन है, वो भी बताऊंगा आपको, वो भी करेंगे कल, तो तब तक के लिए फिलहाल इतने। अगर आपको कुछ में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आपके साथ, और तब तक के लिए आप इतना जो कॉन्सेप्ट आपको बताया इसको समझिए, इस सभी डेरिवेशंस को करें, और एक बर्नौली थ्योरम आप सेल्फ से जरूर कीजिएगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।